पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। सत्ता में आज बात होगी पाकिस्तान के सत्ता संकट की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान में बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या शहबाज की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या जरदारी को हटाकर मुनीर राष्ट्रपति बनने वाले हैं? ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको सत्ता में मिलने वाला है। गुजरात में एक पुल की खुदकुशी आज ट्रेंड कर रही है। आणंद वडोदरा को जोड़ने वाला ब्रिज अचानक टूट गया। जिस वक्त पुल टूटा, कई गाड़ियां पुल से गुजर रही थी, कई चलती गाड़ियां नदी में गिर गईं। 12 लोगों की मौत हुई है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। एक दर्दनाक हादसा आज राजस्थान के चूरू में भी हुआ। वायुसेना का लड़ाकू विमान जैगुआर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट शहीद हो गए। हादसे के बाद विमान में आग लग गई थी। चुनावी राज्य बिहार में आज दिन भर चक्का जाम पॉलिटिक्स देखने को मिली। इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव में हार देखकर डर गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र की तरह वोटों की चोरी की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। विधायकों के लिए बनी कैंटीन में घुसकर कैंटीन के ठेकेदार से मारपीट की गई। यह आरोप लगाया गया कि खराब खाना दिया जा रहा था, दाल से बदबू आ रही थी। महाराष्ट्र के सीएम ने भी गुंडागर्दी को गलत बताया है। आज 9 जुलाई है। आज का दिन पृथ्वी के घूमने की गति के लिहाज से अप्रत्याशित है। बताया जा रहा है कि आज का दिन इतिहास का सबसे छोटा दिन है, क्योंकि पृथ्वी की गति सबसे तेज है। आज का दिन सामान्य से लगभग 1.6 मिलीसेकंड छोटा रहा। इसका मुख्य कारण चंद्रमा की स्थिति को माना जा रहा है। सत्ता में आज देश के हर माता पिता के लिए जरूरी खबर आपको बताएंगे। कैसे भारतीय बच्चे स्क्रीन पर लिमिट से 2 गुना समय खर्च कर रहे हैं। नई स्टडी के अनुसार बच्चे प्रतिदिन 2.2 घंटे स्क्रीन देखते हैं, जबकि लिमिट 1.2 घंटे की ही है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करेंगे। वो पाकिस्तान जहां कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए और कब कौन पद से हट जाए, कुछ नहीं पता चलता। वैसे भी पाकिस्तान में मौसमी लोकतंत्र है, जो बार बार बदलता रहता है। सत्ता बदलने और तख्ता पलट का खेल पाकिस्तान में बहुत पुराना है। जब किसी आर्मी जनरल की सरकार से बात बिगड़ती है, वो सरकार को ही बदल देता है। पाकिस्तान में सत्ता बदलने वाली चर्चाएं एक बार फिर हो रही हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ की सत्ता का स्विच ऑफ कर सकते हैं और सत्ता का पूरा पावर हाउस खुद संभाल सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की असली हुकूमत सेना के हाथ में ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चर्चाएं हैं कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। पाकिस्तान के कई पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को हटाने का प्लान फाइनल हो चुका है। बस नई व्यवस्था को लेकर बात चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आसिम मुनीर सेना प्रमुख के साथ साथ राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। इन चर्चाओं से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टेंशन में है। शहबाज को यह लग रहा है कि किसी भी वक्त उनकी कुर्सी जा सकती है। हालांकि अब तक शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को खुश रखने की तमाम कोशिशें की हैं। पहले उन्हें आर्मी चीफ बनाया और फिर मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर उनकी ताकत बढ़ा दी। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सेना ही सर्वोच्च शक्ति का केंद्र है। ऐसे में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल वाला तोहफा देकर शहबाज ने जो दांव चला था, वो अब उनके लिए ही खतरा बन गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब से व्हाइट हाउस बुलाया है, तब से मुनीर के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अब वो पूरी तरह से सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज सरकार और सेना के बीच अनबन चल रही है। ट्रंप से मुलाकात के बाद मुनीर का आत्मविश्वास और बढ़ चुका है। वो सरकारी फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। मुनीर का ये तरीका जरदारी और सरकार दोनों को ही पसंद नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति पर सेना का नियंत्रण चाहते हैं। मुनीर और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अहम पदों पर कुछ नियुक्तियों को लेकर जरदारी और मुनीर में विवाद है। साथ ही हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों को लेकर दिए बिलावल के बयान से भी सेना नाराज है। पाकिस्तान में सत्ता पलटने वाली इन खबरों पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सरकार के मंत्री इसे महज सोशल मीडिया की अफवाह ही बता रहे हैं, लेकिन सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार किसी भी वक्त गिराई जा सकती है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है।
आसिम मुनीर के राष्ट्रपति बनने की चर्चाओं के बीच पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में हलचल मची है। नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज और जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह अपनी सत्ता बचाने में लग गई है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विरोध और तख्ता पलट जैसी स्थिति से बचने के लिए आसिम मुनीर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और सत्ता चलाने का हाइब्रिड मॉडल लागू कर सकते हैं, जिसमें सारी ताकत तो मुनीर के पास होगी, लेकिन दिखावे के लिए प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल से होगा। इसके लिए 3 अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बने और बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बना दे। कहा जा रहा है कि जरदारी ने यह शर्त रखी है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई ऐसा बड़ा पद मिले जहां वो एक नेता के रूप में उभर सकें, तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। मुनीर और जरदारी के इस खेल का नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह हो सकता है कि मुनीर किसी तरह शहबाज को प्रधानमंत्री पद पर रहने दें और खुद राष्ट्रपति बन जाएं। तीसरा विकल्प ऐसा है जो पाकिस्तान का पूरा संविधान ही बदल देगा। कहा जा रहा है कि मुनीर खुद राष्ट्रपति बनेंगे और फिर संविधान में बदलाव कर संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर देंगे। सीधे शब्दों में जिसका मतलब यह होगा कि सारे अधिकार मुनीर के पास रहेंगे। फिर प्रधानमंत्री कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे साफ है कि पाकिस्तान की सत्ता में अब तक जो खेल सब मिलकर खेल रहे थे, अब मुनीर ये तय करेंगे कि सत्ता के इस खेल से कौन सबसे पहले बाहर होता है। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से कैसे सत्ता की मैच फिक्सिंग चल रही है, ये भी आप समझ लीजिए। 2022 में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद उन्हें मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया, जिसका एहसान मुनीर ने 2024 के चुनावों में शरीफ को जीत दिलाकर चुकाया। इन चुनावों में सेना ने जमकर गड़बड़ी की, शरीफ को दूसरी बार सत्ता मिली तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद मिला। शहबाज शरीफ और जरदारी भी इमरान खान को सत्ता से क्लीन बोल्ड करने के लिए मिलकर खेले। शहबाज पीएम बन गए और जरदारी राष्ट्रपति बन गए। जरदारी को राष्ट्रपति बनाने के प्रस्ताव पर आसिम मुनीर ने सहमति दी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि कौन हिट विकेट होकर पवेलियन वापस जाएगा और कौन पाकिस्तान की सत्ता वाली पिच पर टिका रहेगा। वैसे पाकिस्तान में सत्ता का बदलना और तख्ता पलट आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हर प्रधानमंत्री को कार्यकाल के बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल तख्ता पलट के खेल के चैंपियन रहे हैं। 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट किया और अगले 10 साल पाकिस्तान पर राज किया। जनरल याहिया खान ने 1969 में पाकिस्तान पर हुकूमत शुरू की, लेकिन 1971 में भारत से मिली हार के बाद उन्हें हटना पड़ा। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता बदलकर 1978 से 1988 तक पाकिस्तान पर राज किया। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। सत्ता में अब बात करते हैं तालिबान के बंदूक वाले ट्रेलर की। आतंकियों की सत्ता वाले तालिबान का सरकारी ट्रेलर है, जिसका वीडियो सामने आया है। ये तालिबान के पर्यटन का हथियार वाला अंदाज है। अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सब कुछ सामान्य है, लेकिन सामान्य से लगभग 1 मिनट का वीडियो तालिबान के लड़ाकों को सैन्य वर्दी में क्लाशनकोफ जैसे हथियारों के साथ दिखाता है। कुछ दृश्यों में वो मुस्कुराते हुए या दोस्ताना अंदाज में पोज देते हैं, लेकिन वीडियो में युद्ध प्रशिक्षण, सैन्य परेड और कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो सिर कलम करने जैसी हिंसक घटनाओं की याद दिलाते हैं। वीडियो को आधुनिक ट्रैवल ब्लॉग्स की तरह एडिट किया गया है। इसमें संगीत और सुंदर दृश्यों जैसे रेगिस्तान, पहाड़ और पारंपरिक बाजार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अचानक ये दृश्य हथियारबंद लड़ाकों और हिंसक प्रदर्शनों में बदल जाते हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करने के बाद तालिबान अपनी छवि को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देना इस रणनीति का हिस्सा है। एक तथ्य यह भी है कि तालिबान के शासन में आने के बाद से लगभग 14,500 विदेशी पर्यटक अफगानिस्तान आए हैं। खासतौर पर रूस, चीन और तुर्की से कई यूट्यूबर और ब्लॉगर वहां की प्राचीन इमारतों, बाजारों और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हुए वीडियो बना रहे हैं। तालिबान इस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहता है। एक तरह से ये वीडियो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तालिबान अपनी सैन्य ताकत और नियंत्रण दिखाते हुए दुनिया में अपनी छवि बदलना चाहता है, लेकिन हिंसक दृश्यों का इस्तेमाल उल्टा पड़ रहा है। वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग इसे डरावना और परेशान करने वाला और विरोधाभासी बता रहे हैं।
इस वीडियो में तालिबान की प्रचार रणनीति की कमजोरियां भी नजर आती हैं। सत्ता में अब व्हाइट हाउस से आई एक तस्वीर की बात करेंगे। माना जा रहा है कि इस तस्वीर का कनेक्शन तेहरान में आने वाली तबाही से है। डोनाल्ड ट्रंप की वो टीस जिसे बेन्यामिन नेतन्याहू भी जानते हैं और शायद उसी इमोशन को वो खामेनेई के खिलाफ हथियार बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस तस्वीर को ही देख लेते हैं जिसमें महायुद्ध पार्ट 2 के संकेत छिपे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फोटो व्हाइट हाउस की तरफ से शेयर किया गया है। व्हाइट हाउस में लगी ये तस्वीर ट्रंप के उस चुनाव प्रचार की है जहां उन पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मुट्ठी बांधकर फाइट 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 कहा था, जो काफी वायरल हुआ था। ट्रंप अपनी ये फोटो नेतन्याहू को दिखा रहे हैं, इशारे से कुछ समझा रहे हैं। नेतन्याहू भी गौर से तस्वीर देखते हुए नजर आए हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मुलाकात से जुड़ा 25 सेकंड का एक वीडियो एल्बम जारी किया, जिसमें इस तस्वीर के आगे वो अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करते हुए दिख रहे हैं। इस फोटो का अपना एक खास संदेश है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मानते हैं कि ट्रंप पर जानलेवा हमले के पीछे ईरान का हाथ था। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू कुछ इस तरह ये तस्वीर देख रहे हैं मानो अब बदला लेने की बारी है। वैसे भी नेतन्याहू ईरान पर तुरंत हमला करने के पक्ष में हैं। वो तेहरान को अब और वक्त देने के मूड में नहीं हैं। ऐसी चर्चा है कि ट्रंप से भी उन्होंने कहा है कि हमले का ये सही समय है। इससे पहले कि ईरान अपनी ताकत जुटा ले, हमें धावा बोल देना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रहे प्रचार के दौरान ट्रंप को टारगेट किया गया था। पिछले साल 13 जुलाई को हुई रैली में उन पर हमला हुआ था। 13 जुलाई की तारीख एक बार फिर करीब है, बस 4 दिन बचे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ट्रंप ने ईरान से इंतकाम की तारीख फिक्स कर दी है? क्या अमेरिका से लौटने के बाद नेतन्याहू बदले का बटन दबा देंगे? मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट लगातार चल रही है कि महायुद्ध का बिगुल कभी भी बज सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ इजराइल एक और युद्ध चाहता है। इजराइल का दूसरा हमला पहले से ज्यादा कड़ा और विध्वंसक होगा। नेतन्याहू सैन्य ताकत से तेहरान को तबाह करना चाहते हैं। नेतन्याहू को यह लगता है कि ईरान के खिलाफ उनका लक्ष्य अभी हासिल नहीं हुआ है। इजराइल को यह लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ। ईरान के मिसाइल सिस्टम की मजबूती नहीं टूट पाई है। तेहरान में सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म करने का मिशन अब तक अधूरा है। इसीलिए इस तस्वीर को महायुद्ध के पार्ट 2 का संकेत समझा जा रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शॉक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। सोचिए कि आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और अचानक सड़क धंस जाए, या किसी नदी के ऊपर बने पुल से आप गुजर रहे हो और अचानक पुल गिर जाए। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? गुजरात के वडोदरा में आज ऐसा ही हुआ है। वडोदरा में महिसागर नदी पर बने एक पुल पर से कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं, तब यह पुल अचानक गिर गया। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ या फिर पुल की रेलिंग के टूटने से हुआ, बल्कि वडोदरा के गंभीरा ब्रिज का बीच का बड़ा हिस्सा पानी में अचानक गिर गया, जिससे 5 गाड़ियां नदी में गिर गईं और एक ट्रक तो पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटक गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। ये पुल वडोदरा को आनंद से जोड़ता था। 40 वर्ष पहले 1985 में इस पुल का निर्माण किया गया था। आरोप यह है कि इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण इस पुल ने आज डुबकी लगा ली। सबसे पहले चश्मदीदों ने क्या देखा, कैसे ये हादसा हुआ, उस पर एक रील देखिए। फिर इस खबर में भ्रष्टाचार और लापरवाही का कॉकटेल भी देखेंगे। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र की ओर से जोड़ता जो एक ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, वो गिरने की घटना आज सुबह हुई थी। लोगों के द्वारा कई बार ये ब्रिज को मरम्मत करने के लिए अनेक रजुआत की गई थी, अनेक बार आवेदन भी दिया गया। उसके बाद भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं होने से आज ये दुर्घटना का भोग स्थानिक लोग बने हैं। 4-5 व्हीकल तो है, लेकिन बाइक दिखाता नहीं। लेडीज हयात है, उसको दवाखाना भेजा है। यहाँ वो एक को थे, उसको दौड़ने से बहुत बाहर निकाले, उसमें से कई सारी बॉडियां भी निकाली और उससे पहले 2 लोग जीवित थे, उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। हमने वो गाड़ी को रस्सी से बांध के आप लोगों ने खींच के निकाला है। तंत्र काम नहीं कर रही है।
કઈ કલાકથી કોઈ મતલબ નહીં સપોર્ટ છે આજુબાજુ ગામના લોકો છે એના કારણે આયા કોઈ ગવર્મેન્ટ તંત્ર કે કોઈ અધિકારી કોઈ અહીંયા આવ્યું નહોતું 1 કલાક સુધી નજીક ફાયર બ્રિગેડ છે અહીંયા એ સુવિધા भी છે પણ કોઈ અહીંયા તાત્કાલિક જાણ કરવા છતાં કોઈ આયેલું નથી। ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो एक स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उस समय 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। सर बॉडीज हमने बाहर निकाली है, अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हमारी फायर सर्विसेज है स्टेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फायर सर्विसेज है वो भी यहाँ पर आई हुई है, SDRF है और साथ साथ में जो लोकल पब्लिक है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है और उसके हिसाब से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सामान्य तौर पर जब किसी पुल का निर्माण होता है तो ये बता दिया जाता है कि इस पुल की आयु क्या होगी और जब पुल पुराना हो जाता है और उसकी आयु कम बचती है तो पुल को बंद कर दिया जाता है ताकि किसी तरह का हादसा ना हो या फिर किसी और भी कारण से अगर पुल से यात्रा असुरक्षित होती है तो वार्निंग बोर्ड लगा दिया जाता है, यहाँ से यात्रा ना करें ये लिखा जाता है। लेकिन वडोदरा के गंभीरा पुल के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा और कई लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि वडोदरा के इस पुल हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पुल का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था? क्या तय समय से पुल की मरम्मत नहीं की जा रही थी? क्या पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार किया गया? ये सारे सवाल अब पूछे जा रहे हैं जब 12 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार हादसे और लापरवाही की जांच कराने की बात कह रही है, जबकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि देखिए किस तरह की लापरवाही है। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે। આપી છે કે તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી બ્રિજ એક્સપર્ટ ટેકનિકલ એક્સપર્ટ ત્યાં પહોંચી જઈ અને કારણોની તપાસ તેમજ આ બ્રિજ 1985માં બન્યા પછી જ્યારે પણ જરૂર પડી ત્યારે મેન્ટેન કર્યો હતો। 212 કરોડના ખર્ચે આ બ્રિજને મંજૂરી પણ આપી હતી નવો બનાવવા માટે। એની કામ પ્રગતિમાં હતી, ટેન્ડર એસ્ટિમેટ ડિઝાઇન હેઠળ હતા અને એ થતાં જ નવો આપણે ટેન્ડર કરવાના જ હતા। सरकार ने कुछ ही वक्त पहले बहुत बड़े पैसे खर्च करके इस ब्रिज का रिनोवेशन किया। इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का भ्रष्टाचार। कोर्ट मॉनिटर्ड CBI इन्वेस्टिगेशन हो तभी होगा, वरना तो मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश, उस तरह से चलता है गुजरात में। बंगाल में कोस्टा फ्लाईओवर के बारे में आप बोले थे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड। अभी वही दोहराएंगे क्या? तो गुजरात में बार बार ये ब्रिज गिरता है क्यों? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नीडेड। सरकार अब जांच का दावा तो कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि प्रशासन को इस पुल की मरम्मत के लिए कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वैसे गुजरात में जिस तरह का हादसा हुआ वो पहला हादसा नहीं है। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज नदी में गिर गया था, जिसमें 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं दिख रहा है, नहीं तो आज फिर से इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वैसे पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि भारत में सड़क के मामलों में कितना भ्रष्टाचार है। 2 दिन पहले दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 100 में सड़क धंस गई थी। सड़क के बीचों बीच करीब 12 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा गड्ढा बन गया था। कुछ दिन पहले वाराणसी में ऐसी ही एक सड़क धंस गई थी। सड़क के बीचों बीच 10 फीट गहरा एक गड्ढा हो गया था, जिसके बाद विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने कल भी आपको सड़क और पुल निर्माण में भ्रष्टाचार पर एक कुंजी दिखाई थी, जिसमें बताया था कि महाराष्ट्र के ठाणे में 6 वर्षों में बने एक फ्लाईओवर को कैसे 24 घंटे में ही बंद करना पड़ा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 24 घंटे में ही पुल पर कई गड्ढे हो गए थे। अब महाराष्ट्र चलते हैं, जहां से पिछले कुछ दिनों से भाषा विवाद पर गुंडागर्दी की तस्वीर काफी आ रही थी।
हालांकि गुंडागर्दी वाली एक तस्वीर आई है, लेकिन इस बार विवाद भाषा पर नहीं बल्कि स्वादिष्ट भोजन का है। शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक है संजय गायकवाड़, जो मुंबई के आकाशवाणी परिसर स्थित विधायक निवास की कैंटीन में कल खाना खा रहे थे। खाते खाते उन्हें लगा कि दाल अच्छी नहीं बनी है और इससे उन्हें गुस्सा आ गया, जिसके चलते उन्होंने कैंटीन कर्मचारी के साथ मारपीट की, उसे लात, घूंसे और थप्पड़ मारे। इस घटना के बाद न केवल कैंटीन में हंगामा हुआ बल्कि राजनीतिक सर्कल में भी काफी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना की निंदा की है। एक मारपीट वाला वो वीडियो देखिए, फिर आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। अंदर एक दरअसल विधायक संजय गायकवाड़ का आरोप है कि कैंटीन में उन्हें बासी चावल और सड़ी हुई दाल परोसी गई। उनका दावा यह है कि वो पिछले 5.5 साल से यहां भोजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 3 बार शिकायत वो कर चुके हैं। कल रात में मेरे रूटीन टाइम पर 10 बजे मैंने खाने का ऑर्डर किया। सो मैंने दाल, चावल और 2 चपाती मंगाया। चावल का निवाला मैंने खाते से मुझे महसूस हो गया कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सो दूसरा निवाला खाने के बाद में मुझे वोमिटिंग हुई और मैंने उसका स्मेल लिया तो वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने आपको 10 बार इसे समझाया कि आप खाना अच्छे से दिया करो, आप हमारी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, हमारी जान से खेल रहे हैं। ये अगर हम ये पॉइजन वाला खाना खाएंगे तो हम कल हमारी जान को कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो रिएक्शन मेरी बाद में रात में आई तो बहुत समझाने के बाद में, हर भाषा में समझाने के बाद, अगर ये लोग सुधरते नहीं हैं तो मुझे मेरी स्टाईल से मुझे उनसे बात करना पड़ा। खरं म्हणजे मी देखील त्याची माहिती घेतली आणि तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे आपल्या कोणाही करता भूषणावं नाही। याच्याने मंडळाची आणि आमदार म्हणून आपली सगळ्यांचीच प्रतिष्ठा, प्रतिमा कुठेतरी कमी होते। जानबूझकर ये सारी चीजें चल रही है, एक बड़ी साजिश है। इसके पीछे एक षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एसएनसी का तो दावा था कि वो चीफ मिनिस्टर बने, नहीं बनाया गया तो उनको तो बेरहमी से वो इंतजार कर रहे हैं। अभी संजय गायकवाड़ कह रहे हैं मुझे मार्शल आर्ट आता है, जूडो, कराटे सब आते हैं और फिर मारूंगा। तो मुख्यमंत्री को कौन सी आर्ट आती थी देखते हैं। हो गया और इसलिए गुस्से में आकर मानसिक का मैं समर्थन नहीं करूंगा और लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है। कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास अधिकार है, तो अगर इधर गलत होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं है। भाजपा और शिंदे सेना ने पाल के रखी है, ऐसा इतना ही मैं बोलूँगा। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आप क्या संदेश दे रहे हो और इसका अंतिम नतीजा क्या है। इतना गुंडागर्दी करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर यही गुंडागर्दी हर चीज़ में देखने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण महाराष्ट्र में मिल रही है। सोचिए किसी माननीय को जो विधायक हैं और उन्हें बासी चावल और सड़ी हुई रोटी दे दी गई। भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर दे भी दी गई तो विधायक जी के पास थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। वैसे राजनीतिक निंदा के अलावा अब तक विधायक जी पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। कोई आम आदमी अगर ये हरकत करता तो बीएनएस की कम से कम 2 धाराएं लगाई जा सकती थी। पहली धारा 352 जिसमें मारपीट करना और चोट पहुंचाने का मामला है। दूसरी धारा 333 की लगती जिसमें सेवक को काम करने से रोकने का मामला बनता। लेकिन विधायक हैं, चुनकर आए हैं, अपनी सरकार में ऐसे में 2-4 थप्पड़ मार ही दिए तो क्या ही हो गया। विधायक के अंदर जरूर ऐसा ही भाव होगा जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अब बात नोबेल पुरस्कार आकांक्षी यानी इसकी चाहत रखने वालों की, जिसकी लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ये चाहते हैं कि वो अपने नोबेल ड्रीम के बारे में बात करें और उनको नोबेल पुरस्कार मिले, वो ये कई बार कह चुके हैं कि उन्हें दुनिया में शांति कायम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।
पाकिस्तान और इजराइल से तो वो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन भी करवा चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ये लगता है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पंजाब के मोहाली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एलजी के सियासी बैरिकेड के बाद भी उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। चलिए अब बिहार की राजनीति की बात करते हैं, जिसमें आज काफी एक्शन देखने के लिए मिला। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ आज महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया था। कई जिलों में इसका असर देखने के लिए मिला, लेकिन असली पॉलिटिकल एक्शन पटना में दिखा, जहां बिहार बंद के कार्यक्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मौके पर दो बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोटों की चोरी की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार गरीबों से उनका हक छीनना चाहती है। वोटर लिस्ट जांच को गरीबों के खिलाफ साजिश बताया। आज के आंदोलन में महागठबंधन के कई दल शामिल हुए, कई जगह ट्रेनें रोकी गईं और सड़क को जाम किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो तस्वीरों की हुई। इन दोनों तस्वीर में कांग्रेस नेता थे। पहली तस्वीर पप्पू यादव की है और दूसरी तस्वीर कन्हैया कुमार की। आज महागठबंधन के बिहार बंद के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक रथ बनाया गया था, जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद थे। पप्पू यादव भी इसी रथ पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें इस पर चढ़ने नहीं दिया। कुछ देर तक लगातार कोशिश के बाद जब सुरक्षा कर्मी ने पप्पू यादव को राहुल गांधी वाले रथ पर चढ़ने नहीं दिया, तो वो दुखी होकर वहां से हट गए। ऐसी ही कहानी कन्हैया कुमार के साथ हुई। बिहार के बेगूसराय और दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कन्हैया भी राहुल गांधी के रथ पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें रथ पर चढ़ते हुए उतार दिया गया। राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी ने उन्हें राहुल गांधी के साथ रथ पर नहीं चढ़ने दिया। हालांकि इस सब के अलग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से काफी नाराज दिखे। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। दो गुजरात के लोग तय करेंगे कि कौन बिहारी वोटर वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे, तो हम लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं। और सत्ता में अब बात करते हैं देश के हर माता पिता की चिंता की। 3 जरूरी खबरें आपको हम बताने जा रहे हैं, जो आपके बच्चों को लेकर हैं। ये आपके बच्चे की सेहत और शिक्षा से संबंधित खबरें हैं। पहली खबर यह है कि देश में बच्चों का स्क्रीन टाइम डबल हो गया है। मतलब ये कि आपका बच्चा अब ज्यादा वक्त तक मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है। नई स्टडी में इसको लेकर और क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर यह है कि बड़ी संख्या में बच्चे गणित में पिछड़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई आधी हो गई है। 6ठी क्लास के बच्चों को 10वीं तक का पहाड़ा याद नहीं है। और तीसरी, नवजात बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर है। मलेरिया की पहली दवा को मंजूरी मिल गई है। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने ये दवा बनाई है। पहले बात करते हैं आपके बच्चे की नई बीमारी की, जो आज की तारीख में हर किसी के घर में मौजूद है, वो भी 1 से ज्यादा संख्या में। इस नई बीमारी का नाम है मोबाइल। जिस मोबाइल में अलर्ट नोटिफिकेशन आता है, आज आपको उस मोबाइल को लेकर बच्चों को बचाने वाला अलर्ट नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं, जिसका आधार है एम्स रायपुर की नई स्टडी। 2857 बच्चों पर स्टडी की गई, जिसमें कई चीजें बताई गई हैं। नई स्टडी के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रोज औसतन 2 घंटे 20 मिनट स्क्रीन के सामने रहते हैं। ये रिकमेंडेटेड अधिकतम समय से भी लगभग 2 गुना है। वैसे तो बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। जहां तक बात अधिकतम समय सीमा की है, तो इस नए अध्ययन के अनुसार 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए औसत स्क्रीन समय 1 घंटा 20 मिनट है।
इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 60 से 70% बच्चे ज्यादा समय स्क्रीन पर रहते हैं। वो मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखते रहते हैं। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की, उनका क्या कहना है वो सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे मोबाइल कैसे आपके बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। 73.4% बच्चे 4 साल की उम्र तक मोबाइल फोन के एडिक्ट, नशेड़ी हो चुके हैं। उनको खाना नहीं खाते बिना मोबाइल फोन दिए, वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी से खेलते नहीं है, कोने में बैठे रहते हैं। साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है। बच्चों की अटेंशन डेफिसिट हो चुकी है। बच्चे लोग ज्यादा समय किसी चीज को कर नहीं पाते, फोकस, कंसंट्रेशन खराब हो जाती है उनकी। जब ये बच्चे मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं तो इनकी सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। इसके कारण ये सोशली रेक्लूज हो जाते हैं। रेक्लूज माने उखड़ जाते हैं सोसाइटी से। आप ज्यादातर देखेंगे ऐसे बच्चे किसी भी गेट टुगेदर में कोने में बैठे रहेंगे, सोफे पे मोबाइल फोन खेल रहे हैं। फिजिकल डैमेज हो रही है। ये बच्चे ज्यादातर मोटापे की तरफ जा रहे हैं, ये ओबीस हो रहे हैं, इनमें मोटापा आ रहा है। इनकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।